हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में। DOL स्टार्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, उनकी जानकारी और कनेक्शन बिल्कुल आसानी से समझेंगे। दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और हम उसको आइडेंटिफाई करके कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। DOL स्टार्टर मैक्सिमम 7.5 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। दोस्तों, किसी भी मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए किसी उपकरण की ज़रूरत होती है जो सुरक्षात्मक और सुविधाजनक हो। हम मोटर को स्टार्टर की सहायता से आसानी से स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर के ऊपर ही ग्रीन कलर का पुश बटन लगा होता है, जिससे हम उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टॉप करने के लिए स्टार्टर के ऊपर ही रेड कलर का पुश बटन लगा होता है, जिसको प्रेस करके हम उसको स्टॉप कर देते हैं और हमारी मोटर बंद हो जाती है। तो इसके साथ ही स्टार्टर हमारे मोटर के ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है। जब किसी कारणवश मोटर पर लोड पड़ता है जिसकी वजह से वह करंट अधिक लेने लगती है, तो हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाता है और मोटर को ऑफ कर देता है, जिससे हमारी मोटर जलने से बच जाती है। इसके बाद हम फिर से रीसेट करके मोटर को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से दोस्तों, स्टार्टर के अंदर कॉन्टैक्टर लगा होता है, एक ओवरलोड लगी होती है और कॉन्टैक्टर के अंदर एक नो वोल्ट कॉइल जो कॉन्टैक्टर कॉइल होती है। दोस्तों, कॉन्टैक्टर में 3 पावर पॉइंट होते हैं और एक ऑक्सिलरी पॉइंट होता है। पावर पॉइंट में हम मेन सप्लाई को जोड़ते हैं और इसके आउटपुट में मोटर के तीनों तारों को जोड़ते हैं। जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो जो मेन सप्लाई आती है वह इन पत्तियों के थ्रू मोटर में चली जाती है और मोटर स्टार्ट हो जाता है। जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इन तीनों कॉन्टैक्ट से अलग होता है, यह छोटा और हल्का होता है। बाकी के तीनों कॉन्टैक्ट लोड के अकॉर्डिंग बड़े होते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्टर कैसे वर्क करता है, जब हम इस कॉइल में सप्लाई देते हैं A1 और A2 में, तो यहाँ पर 2 प्लंजर लगे होते हैं। एक मूविंग प्लंजर लगा होता है और एक फिक्स प्लंजर लगा होता है। उसमें मैग्नेट जनरेट होता है, जिससे जो हमारा मूविंग प्लंजर है वह फिक्स वाले प्लंजर में जाके चिपक जाता है, जिससे कि इस प्लंजर जो मूविंग वाला प्लंजर है, इस प्लंजर से ये पत्तियां भी आपस में कांटेक्ट में रहती हैं। जब ये प्लंजर मूव करता है तो इनके साथ ये सारी पत्तियां, चारों पत्तियां भी मूव करती हैं। जब हमारा प्लंजर चिपक जाता है तो ये पत्तियां भी आपस में चिपक जाती हैं और इधर की सप्लाई इधर आने लगती है। दोस्तों, जब हम इस कॉइल की सप्लाई काट देते हैं तो प्लंजर फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इससे हम कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए सप्लाई देते हैं। इसमें एक ओवरलोड रिले होती है, जो के अंदर एक थर्मल ओवरलोड रिले हुई होती है, जो ज़्यादा करंट जाने पर सर्किट को काट देती है और इस कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देता है, जिससे हमारी मोटर ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी वर्किंग इस प्रकार होती है कि
इसमें भी 3 मेन कॉन्टैक्ट होते हैं इनपुट में और 3 मेन कॉन्टैक्ट होते हैं आउटपुट में। इसके बाद 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक NO का कॉन्टैक्ट होता है और एक NC का कॉन्टैक्ट होता है। NO का जो कॉन्टैक्ट होता है स्टार्ट करने के लिए होता है और जो हमारा NC का कॉन्टैक्ट होता है वह स्टॉप और ओवरलोड प्रोटेक्शन दोनों के लिए ही काम करता है। दोस्तों, इन तीनों कॉन्टैक्ट से एक और कॉन्टैक्ट जो होता है वो थोड़ा छोटा और पतला होता है। इस कॉन्टैक्ट का काम होता है कॉन्टैक्टर को होल्ड करना। इसके साथ ही दोस्तों इसमें एक कॉइल होती है और एक मूविंग प्लंजर होता है और एक फिक्स प्लंजर होता है। दोस्तों, जब हमारे कॉइल में सप्लाई आती है तो फिक्स प्लंजर में मैग्नेट बनता है जिससे मूविंग का जो प्लंजर होता है उसको आपस में चिपका देता है। जब हमारा मूविंग प्लंजर आपस में चिपक जाएगा, इधर मूव करके चिपक जाएगा, तो इसके साथ जुड़ी हुई ये पत्तियाँ जो मूविंग कॉन्टैक्ट होती हैं ये चारों अपने फिक्स वाले कॉन्टैक्टों में चिपक जाएंगी, जिससे कि जो भी सप्लाई इसके इनपुट में होती है वह आसानी से आउटपुट में निकल करके मोटर में चली जाती है और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। जब हम सप्लाई को काट देते हैं तो यहाँ पर मैग्नेट ख़त्म हो जाता है। जो हमारा मूविंग प्लंजर है वो अपने होम पोजीशन पे आ जाता है और ये पत्तियाँ आपस में हट जाती हैं, जिससे कि ये पत्तियाँ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। इसमें जब हम सप्लाई RYB दे देते हैं तो यहाँ पर एम्पियर सेट करने के लिए एक स्केल लगा होता है, जिससे कि हम इसकी जो थर्मोस्टेट की पत्तियाँ होती हैं उसकी टेंशन को कम और ज़्यादा करते हैं। जब हमारी मोटर इस सेट किए हुए एम्पियर से जब हमारी मोटर इस सेट किए हुए एम्पियर से ज़्यादा करंट लेने लगती है तो हमारे जो थर्मोस्टेट की पत्ती लगी होती है यह आगे की तरफ प्रेस होके इस कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है, पुश कर देती है, जिससे कि ये ओपन हो जाता है और हमारा कॉन्टैक्टर में जो सप्लाई जाती है यह ऑफ हो जाती है, जिससे कि हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है ऑफ होता है और हमारी मोटर बंद हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार हमारी मोटर जलने से बच जाती है। अब हम इसका कनेक्शन समझेंगे। सबसे पहले जो सप्लाई होती है RYB, हमारी जो 3 फेज़ की सप्लाई होती है उसको हम ओवरलोड रिले के तीनों पॉइंट में जोड़ देते हैं और उसके बाद ओवरलोड से निकले हुए तीनों पॉइंटों को कॉन्टैक्टर के इनपुट वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। इसके बाद में जो मोटर के तीनों तार होते हैं कॉन्टैक्टर के तीनों तारों में कॉन्टैक्टर के तीनों पॉइंट में हम जोड़ देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारी ये पावर वायरिंग होती है और कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमें जो दूसरी वायरिंग करते हैं हम उसको कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग के लिए सबसे पहले हमें कॉन्टैक्टर की कॉइल को देखना होता है कि कॉन्टैक्टर की कॉइल किस सप्लाई की है, कितने वोल्ट की सप्लाई की है। दोस्तों, कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे जो कॉन्टैक्टर में कॉइल है वह कितने वोल्ट से ऑपरेट होने वाली है। दोस्तों, जैसे हमारी
415 वोल्ट AC से ऑपरेट होगी। तो हम इस प्रकार इसका कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, जो हमारा ओवरलोड रिले का आउटपुट है और हमारे कंडक्टर का इनपुट है, हम वहाँ से एक वायर लाके कंडक्टर की कॉइल जो कि A1 है उस पर हम जोड़ देते हैं। उसके बाद अब हमें इसको स्टार्ट करने के लिए किसी दूसरे फेज़ की ज़रूरत होगी। दूसरा फेज़ हम इसको या इसको दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। माना कि हमने B फेज़ को ले लिया, तो दोस्तों B फेज़ से वायर लेके जो ओवरलोड रिले का NC पॉइंट है उसके एक टर्मिनल पे जोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरे टर्मिनल से वायर निकाल करके हम कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उस पे जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद में यहीं से हम एक लूप लेकर के स्टार्ट वाला जो पुश बटन होता है उसके एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं और दूसरे पॉइंट से एक वायर निकाल करके सीधा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के दूसरे पॉइंट में जोड़ते हैं और वहीं से जोड़ करके सीधे हम कॉइल के दूसरे टर्मिनल पे जोड़ देते हैं जो कि A2 से प्रदर्शित होता है। दोस्तों, इसमें सप्लाई इस प्रकार आएगी कि जब हमारा जो NC वाला कॉन्टैक्ट है आपस में चिपका रहेगा, मतलब ओवरलोड नहीं रहेगी, या हमारा जो पुश बटन है स्टॉप का वो अगर दबा नहीं रहेगा, तो हमारी B फेज़ की जो सप्लाई है यहाँ तक आ जाएगी और यहीं पर रुकी रहेगी। इसके बाद इधर भी आएगी और यहाँ पर रुके रहेगी। जब तक ये हमारे कॉन्टैक्ट चिपकेंगे नहीं तब तक ये सप्लाई यहाँ नहीं आएगी, और जब तक ये हमारे कॉन्टैक्ट चिपकेंगे नहीं तब तक सप्लाई हमारी यहाँ नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब हमें दूसरे एक फेज़ तो यहाँ पर आ रहा है और दूसरा फेज़ हमें A2 पे देना है। अब A2 पे देने के लिए हमें पुश बटन को प्रेस करना होता है। जब हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं, स्टार्ट पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं, तो जो सप्लाई हमारी यहाँ आ रही है वह सप्लाई यहाँ आकर के सीधी इस कॉइल पे आ जाती है और यहाँ भी रहती है। तो दोस्तों, जैसे ही इस कॉइल पे सप्लाई आती है तो हमारे प्लंजर में मैग्नेट होता है और मैग्नेट जब बनता है तो मूविंग प्लंजर अपनी तरफ खींच लेता है। इस कंडीशन में जो हमारी मूविंग पत्तियां हैं, जो मूविंग कॉन्टैक्ट हैं, वो फिक्स कॉन्टैक्ट में मिल के अपनी सप्लाई को आउट करने लगते हैं। इसी प्रकार हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जो इस पॉइंट पे सप्लाई थी, वह इस मूविंग कॉन्टैक्ट के थ्रू इस पॉइंट पर भी सप्लाई आ जाती है और यह आपस में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम पुश कर देते हैं इसको तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है तो हमारे एक कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं और इधर की सप्लाई हमें इधर मिलने लगती है। इसके बाद जब हम इस पुश बटन को छोड़ देते हैं तो यह पुश बटन अपने होम पोजीशन में आके डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपस में दोनों टर्मिनलों को डिस्कनेक्ट कर देता है। और जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है एक बार, तो हमें इधर की सप्लाई से कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें इधर से सप्लाई मिलने लगती है। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो हमारा स्टार्टर ऑफ नहीं होता, क्योंकि हमें जो सप्लाई इधर से मिलनी थी
वह हमें इसके पहले यहीं से मिल जाती है और हमारे कॉन्टैक्टर की कॉइल में परमानेंट सप्लाई इधर से ही जाती रहती है। हम इसको पुश करें या छोड़ें, अब इससे अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यह कॉन्टैक्टर तब तक ऑन रहेगा जब तक इस पॉइंट में सप्लाई आएगी, जब तक इस कॉइल में सप्लाई आएगी। हमें कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करने के लिए A2 की सप्लाई हमें काटनी होगी। जब हम A2 की सप्लाई काट देंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इसको काटने के लिए हम इसके NC का पुश बटन यूज करते हैं। दोस्तों, जो हमारी सप्लाई जो B फेज की सप्लाई होती है इधर आती है, इसको हम प्रेस कर देते हैं तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ की सप्लाई कट जाएगी, इधर की भी सप्लाई कट जाएगी और यहाँ की सप्लाई भी कट जाएगी। जब यहाँ सप्लाई नहीं आएगी तो हमारा जो मैग्नेट है वो बनना बंद हो जाएगा और प्लंजर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सारे कॉन्टैक्ट, जिससे कि हमारी मोटर ऑफ़ हो जाएगी और यहाँ पर हमें कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी। जो सप्लाई यहाँ पर आ रही है वो यहीं तक रुकी रहेगी। तो दोस्तों, एक बार पुश करने के बाद हम इसको जब छोड़ देंगे तो फिर आपस में मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे आपस में तो जो हमारी सप्लाई है फिर यहीं पे आके रुके रहेगी और इस पॉइंट में आके यहाँ रुकी रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो स्टार्टर है अपने आप स्टार्ट नहीं होगा। फिर हमें इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इस पुश बटन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम दोबारा इसको प्रेस कर देते हैं तो फिर से हमें सप्लाई इस कॉइल पे मिल जाती है और जब यहाँ मिलती है तो कॉन्टैक्ट आपस में चिपक करके इसकी सप्लाई इधर से मिलने लगती है और हमारा फिर से इसका कोई रोल नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग होती है। दोस्तों, अब हम स्टार्टर में होने वाली प्रॉब्लम को समझेंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है, मोटर स्टार्ट नहीं होती। दोस्तों, जब हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो हमारा स्टार्टर भी ऑन नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? दोस्तों, जब हमारा स्टार्टर ऑन नहीं होता तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे इस कॉइल में सप्लाई नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्लैम मीटर, मल्टीमीटर या टेस्ट लैंप से इस दोनों टर्मिनल पे दोनों लीडों को रख करके इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। जब हम दोनों लीडों को इस दोनों टर्मिनल पे रख लेते हैं और उसके बाद में हम इस स्टार्ट वाले पुश बटन को दबाते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर 415 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। दोस्तों, अगर 415 वोल्ट हमें सप्लाई यहाँ नहीं मिलती तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर भी देखना है कि कहीं ये वायर डिस्कनेक्ट तो नहीं है। इसको भी हम चेक करते हैं। इसके बाद में इस वायर को भी चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ से जुड़ा है। दोस्तों, यह एक तो ये स्टार्ट बटन जो है, जो NO होता है, यह काम नहीं कर रहा होगा। इसकी पत्तियां जब हम प्रेस करते हैं इसको तो आपस में नहीं मिल रही होंगी, इसके लिए सप्लाई यहाँ नहीं आ रही होगी। इसको चेक करने के बाद दोस्तों, अगर यह सही है हमारा, तो इसके बाद हम NC का जो पुश बटन होता है, जो ओवरलोड का भी काम करता है, हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों, इसमें दोस्तों ओवरलोड रिले जो NC का कॉन्टैक्ट होता है
या स्टार्ट का जो पुश बटन होता है इसमें, और या तो इस कॉइल में 3 में से किसी एक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर हमारा NC का कॉन्टैक्ट काम नहीं करेगा फिर भी स्टार्ट नहीं होगा, NO का काम नहीं करेगा फिर भी स्टार्ट नहीं होगा, और अगर हमारी कॉइल जल जाएगी या वायर वगैरह टूट जाएगा तो भी हमारा स्टार्टर ऑन नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी कंडीशन आती है कि हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन हमारा जो स्टार्टर है होल्ड नहीं होता। मतलब जब तक हम इसको प्रेस करके रखते हैं तब तक मोटर चलती है या स्टार्टर ऑन रहता है। उसके बाद जब हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारी मोटर बंद हो जाती है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में जो हमारा NO का पॉइंट होता है कॉन्टैक्टर का, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, इस कॉन्टैक्टर का या तो कनेक्शन हट गया है, जल गया है, या इसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये प्रॉपर काम नहीं करता है। तो दोस्तों, होल्ड ना होना इस कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो हमें इस कॉन्टैक्ट को चेक करना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों, जब हम स्टार्टर को ऑन करते हैं, हमारा स्टार्टर तो ऑन हो जाता है लेकिन हमारी मोटर हमिंग के साथ में आवाज़ करती है और स्टार्ट नहीं होती। तो दोस्तों, उस कंडीशन में इसमें सिंगल फेजिंग की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हमें तीनों फेज़ को चेक करना चाहिए कि तीनों फेज़ में सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो पीछे से चेक करते हैं, अगर यहाँ तक आ रही है तो हम कॉन्टैक्टर के इनपुट वाले टर्मिनल पे चेक करते हैं। अगर यहाँ पर नहीं आ रही तो हमारे ओवरलोड के जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पे आ रही है तो हमें मोटर के तीनों तारों को खोल देना चाहिए। उसके बाद हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं और स्टार्टर को ऑन करते हैं। इस कंडीशन में जो सप्लाई यहाँ आ रही है वह हमें यहाँ मिलनी चाहिए, लेकिन इनमें से कोई एक कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा होगा, क्योंकि जब काफ़ी दिन से स्टार्टर चलता रहता है तो इनके एक कॉन्टैक्ट जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, इनके पॉइंट ख़राब हो जाते हैं, जिससे कि कोई एक कॉन्टैक्ट प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट ना बना पाने की वजह से हमारी जो सप्लाई होती है किसी फेज़ की मिस करती है, जिसकी वजह से सिंगल फेजिंग होती है और हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती। तो दोस्तों, हमें इन कॉन्टैक्टों पे सप्लाई चेक करनी चाहिए और इन्हीं में से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा होगा, इसकी वजह से हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है कि दोस्तों, जब हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो कुछ देर के बाद में हमारा स्टार्टर अपने आप ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें ओवरलोड रिले चेक करनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्लैम मीटर से मोटर की करंट चेक करना चाहिए कि मोटर कितना एम्पियर ले रही है। उसके बाद में जो हमारे ओवरलोड रिले पे स्केल लगा हुआ है उस पर हमें चेक करना चाहिए कि कितने एम्पियर सेट किया हुआ है। अगर दोस्तों, आज हमने ड्यूल स्टार्टर के बारे में समझे। दोस्तों, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।